नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बिहार में एसआईआर अभियान और वोट चोरी जैसे आरोपों को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन ने फिलहाल मोर्चा खोला हुआ है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने पर भी विचार कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार विपक्षी दलों ने आज संसद भवन में बड़ी बैठक जिसमें चुनाव आयोग प्रमुख को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि कल चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए एक बड़ा बयान दिया। हालांकि उन्होंने बिना नाम लिए ये सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग और मतदाता सूची को लेकर जो भी आरोप लगाए हैं वे निराधार और झूठे हैं। अगर उनके पास अपने दावे का सबूत है तो उन्हें 7 दिन के भीतर शपथ पत्र यानी कि हल्फनामा देना होगा, अन्यथा उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी होगी। तीसरा कोई भी विकल्प नहीं है। अगर 7 दिन में हल्फनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ यह है कि ये सारे आरोप निराधार हैं। हमारे वोटरों को ये कहना कि वो फर्जी हैं, जो भी यह बात कह रहा है उससे माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बार बार चुनाव आयोग पर मतदान के आंकड़ों में हेराफेरी का आरोप लगाया और कहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा और कर्नाटक में लोकसभा चुनावों में बीजेपी को जिताने के लिए वोट चोरी हुई थी। अब चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उन लोगों के नाम पेश करने को कहा है जिनके बारे में उनका दावा है कि उन्हें मतदाता सूची में गलत तरीके से जोड़ा गया है या फिर हटाया गया है। साथ ही हस्ताक्षर किए गए घोषणा पत्र भी पेश करने को कहा है। आयोग ने कहा है कि यदि राहुल गांधी अपने आरोपों को समर्थन में हस्ताक्षरित शपथ पत्र देने में विफल रहते हैं तो उन्हें देश को गुमराह करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। एक बार आपको सुना देते हैं क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले को लेकर आई। सिर्फ हंगामा आपको खड़ा करना है, एक अविश्वास का माहौल खड़ा करना है, अराजकता का माहौल आपको खड़ा करना है। भाई, आप संवैधानिक संस्थाओं पे आप विश्वास नहीं कीजिएगा, न्यायिक प्रणाली पे आप विश्वास नहीं कीजिएगा, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों पे आप भरोसा नहीं कीजिएगा। इन्होंने हर वो व्यक्ति, हर वो संस्था जिन्होंने देश हित में फैसले लेने का काम किया, देश हित में उन्होंने निर्णय लिए, उन्होंने प्रक्रियाएं शुरू कराई, इन्होंने हर उस व्यक्ति, हर उस संस्था को नकारने का काम किया। आज जिस उपराष्ट्रपति को लेकर इनके दिल दर्द जो इनके दिल में उठता है, ये वही हैं जिनके यहीं मकर द्वार पे जिनका मजाक ये लोग उड़ाते थे, जिनकी मिमिक्री ये लोग करने का काम करते थे। आज चुनाव आयोग के ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। ये वही चुनाव आयोग है जिनके नेतृत्व में चुनाव हुए हैं और कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही है, केंद्र में हो, राज्यों में हो। भाई, जिस दिन आप पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप अपना कर रहे थे और आप कर्नाटका का जिक्र कर रहे थे, अगर आपको याद ना हो तो कर्नाटका में आप ही की सरकार है और जिनकी धांधली आप दिखा रहे थे, इन्हीं वोटरों ने चुन के आपकी सरकार को वहां पे बनाया। आप अपनी भी सरकार के ऊपर आप सवाल खड़ा कर देते हैं। हकीकत है, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। आप क्यों गए थे इनके पास शिकायत करने? आप ही गए थे ना लोकसभा के बाद। महाराष्ट्र तो अभी तक आप लोग हम लोग को सुनाते हैं कि भैया वोटर लिस्ट में धांधली की वजह से हम लोग चुनाव जीते हैं, जबकि उसी समय झारखंड में चुनाव होता है, वो आप लोग जीत जाते हैं तो उसके ऊपर सवाल नहीं उठता है। और अगर इतनी ही शिकायत है, बिहार में यात्रा पे निकले हैं ये दोनों लोग, अगर ये 2 लोग, अगर इतनी ही चिंता है और अगर इतनी ही धांधली हुई है और अगर आपके पास इतने ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो आप कर रहे हैं, तो एक बार एक ऑफिशियल एक अपील तो डालिए, वहां पे आपत्ति तो दर्ज कराइए। आप सिर्फ हंगामा करेंगे, बट जब आपत्ति दर्ज कराने की बात आएगी तो आप भाग जाएंगे। इलेक्शन कमीशन क्या बात आप नहीं सुने हैं? वोट चोरी कोई संवैधानिक बात है क्या? वो गैर संवैधानिक बात बोल रहे हैं। वोट चोरी का क्या सवाल है? रही बात कि हर साल हर वक्त वोट मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है, एक विहित प्रक्रिया है, उसके तहत ये बातें हो रही है। और कांग्रेस ने बार बार झूठ बोलकर लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश की। झूठ बोलने की प्रकाष्ठा लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग के तथ्य एवं तथ्यों के स्पष्टीकरण से कांग्रेस की साजिश की पोल खुल गई है, सच उजागर हो गया।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि सूरज सिर्फ पूरब से ही उगता है। राहुल गांधी या तो शपथ पत्र देना होगा या देश के 140 करोड़ नागरिकों को कोरा झूठ बोलने के लिए, देश को भ्रमित करने के लिए, पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र को, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को, भारत के इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। तीसरा कोई विकल्प ही नहीं है। राहुल गांधी जी अपने विदेशी षड्यंत्र के तहत अपने आका जॉर्ज सोरोस को खुश करने के लिए चुनाव आयोग का पक्ष लेने के लिए संबित पात्रा क्यों उतर के आ गए? उनसे थोड़े हमने कोई सवाल पूछे, हम तो चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं। ये जुगलबंदी कि जब भाजपा पे हमला बोलो तो चुनाव आयुक्त आ जाते हैं सामने, चुनाव आयुक्त को सवाल पूछो तो भाजपा का जवाब देने भाजपा के नेता आ जाते हैं। ये क्या चल रहा है साहब? यही तो हमारा आरोप है कि आप लोग मिले हुए हो और इस मिली भगत से लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है। अभी हमने ही तो सुना नहीं आयोग के बाद, लेकिन ये है कि हमारा विरोध लगातार जारी है और राहुल गांधी जी की यात्रा बिहार में चल रही है, वोट अधिकार यात्रा। हम इसको पूरे जन आंदोलन का रूप दे रहे हैं, जनता में तक इस बात को ले जा रहे हैं, नीचे तक इस बात को ले जा रहे हैं और ये मुद्दा बहुत ज्यादा लोगों में व्यापक रूप से पकड़ रहा है। हर आदमी इससे सहमत है, आप सब पत्रकार भी कि भाई कुछ गड़बड़ तो है, सब मानने लगे हैं कि गड़बड़ है। और चुनाव आयोग को रोज रोज सफाई देनी पड़ रही है। ऐसी सफाई देते हैं कि जो लोगों को हजम नहीं होती, उसमें लोग समझ में आता है कि अरे कुछ न कुछ छिपा रहे हैं। तो चुनाव आयोग इस समय सबसे बड़ा खलनायक बन चुका है और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि अगर एक भी व्यक्ति को शक है उसकी प्रक्रिया पे, तो उनकी जिम्मेदारी है संवैधानिक संस्था के नीचे कि उस शक को दूर करें। कि विगत कुछ दिनों से जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी और कुछ अपोजिशन दलों का रहा है, खास करके एसआईआर के मुद्दे को लेकर, बिहार के चुनाव को लेकर, यह पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। मैं पार्लियामेंट के बाहर खड़ा हूं, आप सभी देख रहे हैं कि पार्लियामेंट की गतिविधि को अवरोधित किया जा रहा है। पार्लियामेंट को में फंक्शनल पार्लियामेंट नहीं हो पा रहा है, कोई काम करने नहीं दिया जा रहा है। इसके पीछे की मंशा क्या है? जो यात्रा राहुल गांधी भी कर रहे हैं, उसके पीछे की मंशा क्या है? इसके पीछे की मंशा केवल एक ही मात्र है और वह मंशा है किस प्रकार से घुसपैठियों को बचाया जाए। जो देश के इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो देश के अंदर घुसे हुए हैं, जो नागरिक नहीं है देश के, यह एक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है कि इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व बनता है कि जो घुसपैठिए हैं किस प्रकार से उनको क्लेंजिंग की जाए, वो इलेक्टोरल रोल में नहीं आए और वो इलेक्शन में भाग न ले सके। ये अधिकार उनको नहीं है वोट देने का। घुसपैठियों के माध्यम से किस प्रकार से चुनाव जीतना है, घुसपैठियों का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, तुष्टीकरण की राजनीति को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, यही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करती रही है। और संवैधानिक संस्थाओं को गाली देने का इनका रिकॉर्ड पुराना है। आप याद करिए, जब राम मंदिर का जजमेंट आया था तो सुप्रीम कोर्ट को पानी पी पी कर इन लोगों ने कोसा था, जजेस के नाम ले लेकर उनके खिलाफ मीम बनाकर सोशल मीडिया में छोड़ा था। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ जिस प्रकार का वक्तव्य सोशल मीडिया के माध्यम से और खुद राहुल गांधी दे रहे हैं, जिन शब्दों का प्रयोग वो कर रहे हैं, मुझे लगता है पूरा हिंदुस्तान उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उसे नकार रही है और हिंदुस्तान देख भी रही है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से राज शर्मा जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ अविरल मलिक साहब हैं, तो वहीं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अभिषेक अहलावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राज शर्मा जी, आपकी तरफ ही रुख करूंगा क्योंकि मुद्दा भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ है और सीधा सा सवाल है, वोट चोरी या फिर सीना चोरी? कि नहीं खलनायक हूं मैं, चुनाव आयोग नहीं, बीजेपी का फ्रंटल विभाग हूं मैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहना है। अच्छा। मुझे एक बात भी समझ आई, चुनाव आयोग बीजेपी का भी है, सपा का भी है, कांग्रेस का भी है, जितनी भी राजनीतिक पार्टी है उनके लिए काम कर रहा है। हाँ। ये माना गया है कि वो निष्पक्ष रूप से काम करता है, ये माना गया, ठीक है। लेकिन जहाँ पे कुछ गलती है तो हम क्वेश्चन उठा सकते हैं। अगर कहीं पे मैं गलत बोलूंगा हाँ। तो अभिषेक भाई भी मुझसे कह सकते हैं आप गलत बोल रहे हैं शर्मा जी, आप भी बोल सकते हैं, आईवीआरएल जी भी बोल सकते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है
अगर राहुल जी के पास जो डाटा है वो किसी और देश का है हम्म, और मेरे देश में कोई प्राइवेट एजेंसी ने दिया है तो राहुल जी गलत है। हम्म, और अगर हम्म, चुनाव आयोग ये कहता है नहीं डाटा तो हमारा ही है, हम्म, तो फिर इसमें जवाब देने में क्या दिक्कत है भाई? बिल्कुल सही बात एक छोटी सी बात है, राहुल जी ने, और राहुल जी एक साधारण सांसद नहीं है, हम्म, पूरे गठबंधन के नेता हैं, बिल्कुल। वो विपक्ष के नेता हैं। हम्म, उन्होंने बोला हम्म, कि भाई ये शक है, ऐसा ऐसा हुआ, हम्म, चुनाव आयोग बहुत अच्छा एक अपना प्रदर्शन कर सकता था, अपनी बात कह सकता था, जिससे देश की जनता में एक अच्छा संदेश जाता। वो कहता ठीक है, हम इसको चेक करा लेते, और चेक में जो भी गलती होती है, क्योंकि ये मानव, हम लोग इंसान है, इंसान से त्रुटियां हो सकती हैं, बिल्कुल सही बात। इसमें क्या जा रहा था। हाँ। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, वो एक डॉक्टर है, क्या है वो, बोल रहा हूँ रणदीप संदीप, क्या है मैं नाम भूल जाता हूँ, वो बोल रहे हैं उल्टा सीधा। और एक और बात बुरी लगी मुझे कि चुनाव आयोग के चीफ, ऐसा नहीं लग रहा था कि चुनाव आयोग कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो, ऐसा लग रहा था जैसे उनका कोई, जैसे होते हैं ना इनके ये फ्रंटल विभाग होते हैं, वो बोल रहे होंगे, और भाषा भी वही थी। क्या चुनाव आयोग को, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता मेरे देश के अभिभावक हैं, हाँ, उन्होंने एक चुनाव आयोग के कमिश्नर को कैसे बर्दाश्त कर लिया कि जो विपक्ष के नेता के लिए बदतमीजी की तरह बोलता। मुझे बर्दाश्त नहीं होगा कोई मेरे मुझे ट्रम्प की बातें बर्दाश्त नहीं होती। बिल्कुल राज शर्मा जी, छोटा है ट्रम्प मेरे देश के अभिभावक के पास, बिल्कुल भाई इतनी सी बात है। ठीक है, मैं समझ गया, ये झगड़ा मैं आपकी बात समझ गया राज शर्मा जी। और आपकी एक बात मुझे काफी ज्यादा पसंद आती है कि आप बिल्कुल साफ तरीके से अपनी बात कह देते हैं। ठीक है, तो मेरा बिल्कुल इसी तरह एक साफ तरीके से सवाल है। ठीक है, क्योंकि राहुल गांधी जी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, जैसा भी आपने कहा कि भाई अगर मुझसे किसी को समस्या है तो अहलावत जी भी कह सकते हैं, मलिक साहब भी कह सकते हैं कि ये कमी है, सुधार कर लीजिए। राहुल गांधी जी बार बार बात करते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, संवैधानिक तरीके से चलेगा, और जो किताब होती है वो भी वो जगह जगह दिखाते भी रहते हैं, तुरंत उठा के दिखा देते हैं कि देश इस तरीके से चलेगा। लेकिन शर्मा जी, सवाल ये है कि वो क्यों संवैधानिक तरीके से अपील नहीं कर रहे, क्यों वो कोर्ट नहीं जा रहे संवैधानिक तरीके से, क्यों वो आवाज नहीं उठा रहे, आखिर क्यों सोशल मीडिया पर और लोगों के बीच जाकर ये बात कर रहे हैं? क्या वो संविधान को नहीं मानते? अगर इस देश में संविधान चल रहा है तो आइवरल मलिक, पुष्पेंद्र चौधरी, अभिषेक इलाहाबाद और पंडित राज शर्मा के लिए बराबर होगा। बिल्कुल। अगर मुझे एक चाटे की सजा 3 साल दी जाएगी तो पुष्पेंद्र भाई आपको भी दी जाएगी, इलाहाबाद जी को भी दी जाएगी, आइवरल मलिक साहब को भी दी जाएगी। जिस तरह से बात एक अलग है, सरकार होती है, सरकार में थोड़ा बहुत साथ हर एजेंसियां दे देती हैं, ये माना गया। अगर मेरी सरकार है तो और मैं ही लड़ूं इलेक्शन तो 4 की जगह 6 गाड़ी घुमा लूं, ये चलता है। ये है, इसको मानो। बिल्कुल। मगर क्या चुनाव आयोग से ये उम्मीद नहीं करते थे आप कि हमने तो 6 महीने लगाए और अनुराग ठाकुर ने 24 घंटे में सारी चीजें दे दी और उनसे अभी तक नहीं पूछा? मैं कह रहा हूं आज भी आंख से आंख मिला के कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग को आज आगाह करता हूं, वो कहे कि जो अनुराग ठाकुर जी ने कहा वो भी एफिडेविट दे। नहीं कहा ना कोई बात, उनको 24 घंटे में उन्होंने कर दी। राहुल जी कह रहे मुझे 6 महीने लगे, इसमें क्या अंतर है? इसलिए संविधान खतरे में। जहां पे अगर आज आपको मैं गाली दे दूं तो संविधान आपको यह अधिकार नहीं देता कि आप मुझे चांटा मार दो। मैं बार बार कह रहा हूं भाई, एक संवैधानिक पोस्ट में बैठा हुआ इंसान जो कई पार्टियों का नेता है वो कह रहा है, और वो क्या कह रहा है? जो चुनाव आयोग की वेबसाइट से लोड की हुई चीजें, या तो चुनाव आयोग कह दे नहीं ये हमारी है ही नहीं, ये तो ट्रंप साहब की है, कह दे, फिर एफिडेविट दिया जाए। अच्छा, इसमें क्या एफिडेविट देना? नहीं, अब चुनाव आयोग की तरफ से जो राज शर्मा जी कहा जा रहा है कि या तो 7 दिन के अंदर हल्फनामा दाखिल करो या फिर आपको माफी मांगनी पड़ेगी। बताऊंगा, आज जो आज चुनाव आयोग कर रहा है, आने वाले टाइम में वो
वो गंदी हरकत हो जाएगी कि आने वाले नौनिहाल जो सबसे ज्यादा मेरी उम्र के लड़के, मेरी उम्र के युवा, मेरी उम्र का शख्स जो चुनाव आयोग पे विश्वास करता था, विश्वास करना छोड़ देंगे। और एक बात कहता हूं चौधरी साहब, हाँ, या तो एफिडेविट दे दें या देश से माफी मांगे। ये वही शख्स कह रहा था जो अमित शाह जी के संग रहते, अगर मैं गलत ना हूं। नहीं बिल्कुल रैसलमान, अभी कई बातें निकलकर सामने आएंगी, मैं आपसे दोबारा कोशिश करूंगा सवाल करने की। डॉक्टर अभिषेक अहलावत जी, आप पूरे मामले को किस तरह देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि सच में वोट चोरी हो रहे हैं या फिर विपक्ष सीनाजोरी करने से लगा हुआ है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है? पुष्पेंद्र भाई, सब प्रथम मैं जो पैनल में अपने दोस्त हैं, अविरल भाई, राज शर्मा भाई, हाँ। बड़े भाई और आप पुष्पेंद्र भाई, मैं आप सबको प्रणाम करना चाहता हूं, अपनी देश की जनता को प्रणाम करना चाहता हूं। जो पहली बात हमें सोचनी चाहिए कि क्या इलेक्शन कमीशन के ऊपर पहली बार एक सवाल उठा है? बिल्कुल। क्या जो इमरजेंसी लगी थी उसका कारण क्या था? माननीय इंदिरा गांधी जी ने जो इलेक्शन कमीशन को, जो हमारे देश के पूरे इलेक्शन प्रोसेस को और हमारे देश की सारी ही व्यवस्थाओं को रोकने का कारण था, उसका कारण क्या था? एक इलेक्शन में उनके खिलाफ मुकदमा हुआ और वहां पे इंदिरा गांधी जी ने उसमें वो उपस्थित होना पड़ा, एक जज ने उन्हें बुलाया, उसके बाद इमरजेंसी आई और उससे हम परिचित हैं। राज शर्मा जी और अपने अविरल भाई से मैं दोनों से क्षमा चाहूंगा क्योंकि मैं इस समय दोनों के लिए कठोर बात करने वाला हूं। आपने मशीनरी को हम आम लोगों के लिए ऐसा बना दिया है कि जिसकी सरकार उसकी शक्ति। आज की तारीख में स्थिति चल रही है राज शर्मा भाई, आप कहते हैं कि इलेक्शन रिग्ड हैं और अविरल भाई आपके भी लोग यही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं और राज शर्मा भाई भी यही बात कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट जो है वो सही नहीं है। हाँ। इस बात से आप दोनों ही सहमत हैं, परंतु दोनों अपोजिट खेमों में हैं। परंतु मेरा सवाल यह है कि सॉल्यूशन क्या है? मैं एक नागरिक के तौर पे दोनों की तरफ वोट करने के लिए तैयार हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप दोनों में से इस चीज का, ये जो हमारे देश की जो इलेक्शन कमीशन की जो वोटर लिस्ट है जिसपे आप दोनों ही पार्टियों को शक है, इसको सोल्व करने के लिए आप करने क्या वाले हैं? पहले एनआरसी कांग्रेस ने इंट्रोड्यूस की थी, उसको बीजेपी ने हाथों हाथ लपका और दोनों ने ही छोड़ दिया। मेरा सवाल आप दोनों से है, क्यों? इसके अलावा और कोई तरीका हो तो आप वो बता दिए। मैं सॉल्यूशन पे जिक्र करना चाहता हूं, चर्चा हमारी सॉल्यूशन पे होनी चाहिए। ये बिल्कुल, तो बिल्कुल, हम सब बिल्कुल मान चुके हैं कि वोटर लिस्ट में दिक्कत है। हाँ बिल्कुल अहलावत जी। मलिक साहब, एक तो जो अभी अहलावत जी ने कहा उस बात का जवाब देना, और दूसरा ये कि क्या बिहार में फर्जी वोटर हैं? अविरल मलिक जी, देखिए जहां तक विषय है राज शर्मा जी के सवालों का और नहीं उनके सवालों का हो जाएगा, एक बार मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या बिहार में फर्जी वोटर हैं? जी देखिए, मैं एक एक करके पूरा जवाब दे रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नहीं, क्योंकि आपके जो सांसद साहब है संबित पात्रा, वो बोल रहे हैं कि जो विपक्ष है वो उन वोटरों को बचाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, फर्जी वोटर किसी रूप में नहीं रहने दिया जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट है या नहीं? है या नहीं? वोटर नहीं बचेगा। नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल होते हैं। अच्छा है, ठीक है, ठीक है, मैंने मान लिया फर्जी वोटर हैं। अब ये बात बीजेपी कह रही है या फिर चुनाव आयोग? जी देखिए, मैं एक एक करके सारा स्पष्ट कर देता हूँ। जहां तक विषय है जिस तरीके से फर्जी वोटर का और एसआईआर का, पहले तो देखिए पुष्पेंद्र जी, आपको मुद्दा समझना है। एक मिनट, नहीं मुद्दा मलिक साहब, मैं मुद्दा समझ के बैठा हूं, आप एक बार ये क्लियर कर दीजिए, क्योंकि ये बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भैया फर्जी वोटर है, हमें उनको साइड करना है, या फिर आप चुनाव आयोग बोल रहा है? हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं एक तरीके से आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत भी हूँ, और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय है बिहार प्रदेश का और जहाँ तक चुनाव आयोग का विषय, तमाम सारे मुद्दे उठा कर लाते हैं। पहले ईवीएम का मुद्दा नहीं चला, अब स्टीलिंग इंडियन राइट्स एसआईआर इन्होंने चला दिया, इसकी नई फुल फॉर्म कर दी, एसआईआर चीखने का काम करने लगे। अब सवाल तो असल सवाल विपक्ष के लोगों से ये है कि एसआईआर बड़ी सरल प्रक्रिया है, जिनका निधन हो गया उनका नाम हटा दिया जा रहा है, वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है।
18 साल के हो गए, उनका जोड़ दिया जा रहा है। नहीं मलिक साहब, सबकी समझ में आ गया, सबको पता है एसआईआर क्या कुछ प्रक्रिया है, क्या कुछ प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से बीजेपी सवाल उठा रही है कि भैया जो फर्जी वोटर हैं उनको साइड में किया जाएगा। दूसरा ये है कि जो बाहर के नागरिक बताए जा रहे हैं कुछ, ठीक है, मुझे एक बात का जवाब ये दे दीजिए, बिहार में खुद रोजगार नहीं है, वहां के लोग खुद दिल्ली नोएडा में आ रहे हैं, तो वहां पर लोग क्यों जाएंगे? नहीं देखिए, जहां तक बिहार प्रदेश का विषय, बिहार में साफ इन्हें हार दिखाई दे रही है और इसी हार के कारण ये घबराए और बौखलाए हुए हैं। और रोजगार बेरोजगार के जहां तक आपका सवाल है, बिल्कुल स्पष्ट है, जो भी जंगल राज रहा वो इनके समय में रहा, हमारे समय में परिवर्तन आ रहा है, स्पष्ट रूप से सबको नजर आ रहा है। बावजूद इसके जिस प्रकार के आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, ये बहुत दुखद है। और 2013-14 की अगर बात कर ली जाए, 2013 में तो गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मोदी जी, और 2014 में उन्होंने काशी से पर्चा भरा चुनाव लड़ने के लिए, और 2014 में अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, सपा की सरकार थी, सारी मशीनरी, सरकारी मशीनरी इनके अधीन थी, सब कुछ अपने तरीके से लोग कर रहे थे, वो भी सबने देखा। और अगर उसी दौर की अगर बात को कहीं और ले गया, बात को घुमा दिया, पूरी बात को घुमा दिया। ईवीएम से लेके सारे जोर लगाए हमें हराने के लिए, बावजूद इसके कुछ नहीं कर पाए। जब इनकी सरकार थी ईवीएम सही था, हम अगर सत्ता में आ गए ईवीएम खराब हो गया। 2014 के बाद ईवीएम खराब हुआ है, पहले ईवीएम सही था। 2014 में जैसे हम जीते, ये बात कहाँ ईवीएम की आ रही है, ये भी सबको पता है। ठीक है, जो हो रही है ठीक है, ठीक है मलिक साहब, इसलिए कथा सुनने नहीं आया। राज शर्मा जी, ईवीएम तुरंत खराब हो गया। हाँ ठीक है मलिक साहब, राज शर्मा जी, क्योंकि अभी आप पर भी आरोप लग रहे हैं, आप पर ये आरोप लग रहे हैं जो कभी आपका सहयोगी था, यानी कि आम आदमी पार्टी। ठीक है मलिक साहब, ठीक है, खराब नहीं हुआ, ठीक है मलिक साहब, हिमाचल प्रदेश में भी खराब नहीं हुआ, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं सवाल ले लेता हूँ राज शर्मा जी से। राज शर्मा जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं आतिशी, वो आप पर आरोप लगा रही हैं, वो बोल रही हैं कि जब हमने कहा था कांग्रेस से कि बीजेपी के जो नेता है उनके घर में हमें वोटर लिस्ट मिले, हमें वोट चोरी के जो मामले थे वो भी हमने कांग्रेस को बताए, लेकिन उस समय कांग्रेस ने कोई ध्यान नहीं दिया हमारी बात पर, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ वहीं पर ध्यान देती है जहां बीजेपी से लड़ाई लड़ती है, और दिल्ली में बीजेपी से कांग्रेस की लड़ाई है नहीं। देखो, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जब जागे तब सवेरा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब आए नाम। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, देखिए आप मुझसे पुष्पेंदु भाई, आप जो चाहोगे डायरेक्ट जवाब दूंगा उसका, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, और वो भी तब जब मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता बैठा हो। मैं कह रहा हूँ कुछ गलतियां तो हमारी हुई होंगी, वरना ये तो 6 MP भी ना होते, हमारी 2 टाइम की हुई। आप इस बात को मानिए, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी 2004 से पहले, इन्होंने क्या कहा था, शाइनिंग इंडिया, उसको बलर किसने करा था, यूपीए ने। 2 गवर्नमेंट बनी, और मैं इसमें कहता हूँ मुझे एक गम है, कुछ तो कमियां, और कमियां भी नहीं रह गई थी। काश मेरी गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री आज के प्रधानमंत्री की तरह थोड़ा सा झूठ बोलना जान जाते, ये सरकार में नहीं आते। बस उस शख्स की पता क्या गलती थी, वो सच को सच और झूठ को झूठ बोलता था। बस मैं सच बात बता रहा हूँ, क्या क्या नहीं कहा। एक चीफ मिनिस्टर, एक प्रधानमंत्री जिसको वर्ल्ड मानता है, अरे संसार सृष्टि मानती है कि उस शख्सियत का पैदा होना सदियों में होता होगा, कोई होता होगा, अगर हो जाए, उसको भी कह दिया रेनकोट से नाते था। देखिए, हर में ताकत होती है। आज नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं, उनकी बात आडवाणी जी भी मानते हैं। पहले वो आडवाणी जी के पैर छूते थे, अब नहीं छूते, ये है, सर्कमस्टांसेस हैं, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं सिर्फ इतनी सी बात पे न दाएं जाऊंगा न बाएं जाऊंगा, बस सिर्फ इतना सा तो बता दे, बात चुनाव आयोग से हो रही है। एक कदम बीजेपी बढ़ा देती नहीं, ज्ञानेश जी, दूध का दूध पानी का पानी कर दो। आपने देखा पत्रकार कैसे बैठे थे। मैं तो कहता हूं मेरे देश की अभिभावक से ज्यादा ताकत विपक्ष के नेता और चुनाव कमिश्नर में थे, जिसने इतना फेस तो करा। क्या प्रधानमंत्री को यहाँ पे जितने बैठे कभी देखा कि 200, 300, 250 पत्रकारों का अकेले जवाब दे रहे हूँ। आज एक और बात बताऊंगा पुष्पेंद्र भाई, मैं आपसे झूठ बोलूं, आइवरल भाई से बोलूं, इलाहाबाद जी से बोलूं, इलाहाबाद जी से शायद मेरा सर्वाइवल है, लेकिन जब मैं अपने आप से झूठ बोलूंगा, मेरा सर्वाइवल कभी नहीं हो सकता। और ये सरकार अपने आप से झूठ बोलती है, और सबसे बड़ी पश्चाताप की बात और शर्म की बात है
कि एक ऐसी संस्था जिसपे दुनिया विश्वास करके उसके लिखे हुए एक कागज पे मान लेती थी कि ये एमपी है। चुनाव आयोग का जो विश्वास था, वो विश्वास ऐसा था कि अगर उन्होंने अहलावत जी को अंदर से निकलते हुए कह दिया कि अहलावत जी 200 वोटों से जीत गए, कोई क्वेश्चन नहीं उठाता था। बिल्कुल। अभी आपने देखा 6 तारीख को 1 मिनट 3 सेकंड सुप्रीम कोर्ट ने काउंटिंग कराई। इस बात में क्या था कि वो पहले 51 वोटों से जीत हासिल कर दी थी, फिर उसे हरा दिया, फिर कोर्ट ने जिता दिया। इस देश को बचाने के लिए पुष्पेंद्र भाई, अब आप जैसे एंकर, आप जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल राष्ट्रपति जी, हम तो आगे आ ही रहे हैं, और हम जो हमें देखने को मिल रहा है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। अभी जो ये वोट चोरी का जो मामला चल रहा है, आप मानते हैं कि आपके इस मुद्दे को लेकर जनता आपके साथ है, जनता राहुल गांधी के ऊपर विश्वास करती है, आप मानते हैं? देखिए, मैं इस बात को बताता हूं कि राहुल जी की बातों को माना जा रहा है। ये जब हमारा 2029 का चुनाव होगा और ये आगे चुनाव होंगे, जो जीता वो सिकंदर है। बिल्कुल सच को सही बात है, जो जीता वो सिकंदर। लेकिन फिलहाल जो जिस तरह से 2014 में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास किया था, 2019 में किया था, मैं आपसे और अविरल भाई और रावत जी से आंख मिला के कह सकता हूँ कि आप इस बार मोदी जी को विश्वास नहीं किया गया था। और एक और बात कहता हूँ, इनकी सरकार अल्पमत में व्हीप जारी होने के बाद शायद 20 से 24 एमपी इनके सदन में नहीं आए थे, ये अल्पमत में थी। मैं इसे अल्पमत की सरकार मानूंगा। ठीक है अहलावत जी, क्योंकि जब वोट चोरी का नाम सामने आता है तो कुछ ऐसे बड़े मामले भी हैं जिन पर एक बार गौर भी करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा है, राहुल गांधी जी के आरोप साफ तौर पर। लेकिन अहलावत जी, लेकिन अहलावत जी, हमें कुछ और चीजों पर भी गौर करना पड़ेगा। अगर वाकई वोट चोरी की जा रही थी तो फिर अमेठी, रायबरेली, यहां से कांग्रेस जीत गई। जहां पर राम मंदिर बना, जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार राजनीति कर रही थी राम मंदिर को लेकर, वहां से भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई। वही बात है देखने की कि अगर इतिहास को देखा जाए हमारे देश में इलेक्शंस के, जब से हमारा देश आजाद हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कोई चुनाव नहीं जीत पाए, जबकि उन्हें महात्मा गांधी के समकक्ष और नेहरू जी के समकक्ष समझा जाता है, और बहुत से लोग तो उन्हें भगवान की उपाधि तक देते हैं। और वो महाराष्ट्र में इलेक्शन नहीं जीत पाए थे, और उसके ऊपर बहुत बड़े इल्जाम लगे थे जो आज भी जारी है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, इतिहास में जाना मेरे को पसंद नहीं है। मैं करंट में आना चाहता हूँ। ये दोनों ही पार्टी ये मानती हैं कि इलेक्शन कमीशन कुछ गड़बड़ कर रहा है, चलिए मान लेते हैं। आप लोगों को किसी ना किसी स्टेट में, बीजेपी को लगभग पूरे देश में आपको देश चलाने के लिए दिया है, और बाकी के ज्यादातर प्रदेशों में आपकी सरकार है। और राज शर्मा जी मेरे बड़े भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देश के कई प्रमुख प्रदेशों में आपकी भी सरकार है। ये जो समस्या है, ये जो आप कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं रहा, इलेक्शन कमीशन बी टीम बन चुकी है बीजेपी की, ये मैं भी मानता हूं। मैं आपका अगर वोटर हूं और मेरी वोट आपको जाए ही नहीं तो आप कभी सत्ता में नहीं आएंगे, ये हकीकत है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जहां जहां आपकी सरकार सत्ता में है, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप कर क्या रहे हैं? भाई जहां आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वहां तो आप वर्क कर सकते हैं ना। एक आपके कर्नाटक के मंत्री ने, मेरे को पूरा करने दीजिएगा राज शर्मा भाई, एक मंत्री ने ये बात कही कि हमारी यहाँ पे सरकार है, हम अपनी आंखों के सामने कैसे बुरा होने देंगे, उसको बर्खास्त कर दिया गया है। मैं किससे उम्मीद रखूं? बीजेपी से उम्मीद रखूं कि कांग्रेस से? एक वोटर आप दोनों से ये सवाल पूछ रहा है। राज शर्मा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मेरी एक आदत है कि मैं पार्टी का पक्ष रखता हूं, लेकिन मैं नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई सोल। मैं अपनी आत्मा को कसोट की कभी भी अपनी पार्टी को डिफेंड नहीं करूंगा। अगर मैं एक बात कहता हूं, मेरे और आइवरल जैसे 100 प्रवक्ता होंगे, 1000 होंगे, बिल्कुल हमारी बात को 80% से ऊपर सच कोई नहीं मानता। लेकिन अगर अहलावत जी जैसे अगर 100-150 विश्लेषक हो जाएं, मैं दावे के संग कहता हूं, मेरी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो चुनाव आयोग, वो सुधरेगा,
मैं ये कहता हूं कि जब राहुल जी, देखिए एक बात जरूर कहूं, मैं राहुल जी को बहुत नजदीक से जानता हूं यार, वो सच को लालच नहीं है। मैं जानता हूं कुछ बातें पार्टी में उठती हैं, वो कहता नो, जो सच है उसे कहूंगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। एक और बात है, ऐसा सच इस जमी पे नहीं होगा। इतना बीजेपी ने मेरे जैसे गरीब इंसान के रुपया टैक्स राहुल गांधी को बर्बाद करने के लिए लगा दिया, लेकिन वो अपनी टस से मत नहीं हुए। वो बोलते हैं, सच बोलते हैं। और इलाहाबाद भाई, मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि जो आपने कहा, अगर मेरे बड़े नेता, और मैं अपने बड़े नेताओं से मिलता हूं, मेरा खुश नसीब है, मेरी बात को माना जाता है और मैं सच बोलूंगा, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ। मैं प्रोडक्टिव सिटीजन हूं अपने भारत का। अगर मेरी पार्टी की सरकार गलत करेगी, मैं उसका भी खंडन करूंगा। मैं इसलिए नहीं यहाँ पे बैठूं कि सिर्फ अपनी नाम को चमका लूं। मेरा नाम तो चमक जाएगा जिस दिन मेरा मोहल्ला चमकेगा, जिस दिन मेरा देश चमकेगा। लेकिन 2014 के बाद इलाहाबाद भाई, जो गंदगी हो रही है कि जब चाहूं राज शर्मा प्रधानमंत्री के लिए कह दे, और जब चाहे आइवरल मलिक विपक्ष के नेता को गाली बक दे, इस आदत को छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो राज शर्मा जी दोनों तरफ से, प्रधानमंत्री को क्या ये तो कहे, दोनों तरफ से, प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता को क्या कहे, लेकिन मुझे और आइवरल को ये बात छोड़नी पड़ेगी। आप आते हैं, मैं कई विश्लेषकों के संग बैठता हूं, आपने इलाहाबाद भाई मेरी बात को भी काटा, लेकिन मैं जानता हूं वो सही काट रहे हो। तो बेहतर यही है, अगर मैं देश की सोचता हूं तो मैं आपकी बात में चुप हो जाऊं। बिल्कुल। हाँ इलाहाबाद जी, आपने सही कहा। मैं आऊंगा मलिक साहब आपके पास, इलाहाबाद जी से। अभी भी मेरा सवाल वही है मेरे बड़े भाई से, और नमक की तरह उनके जख्मों पे है, और अविरल भाई के लिए भी छोटा भाई होने की तरह क्षमा के साथ मेरा अभी भी ये सवाल ये है कि सॉल्यूशन क्या है। हमें मालूम है कि हमारी वोटर लिस्ट में दिक्कत है, और हम वो देख भी रहे हैं, एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। माननीय राहुल गांधी जी ने वो प्रस्तुत भी किए, परंतु उसको सॉल्व करने के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं दिया। बिल्कुल नहीं हो सकती राज शर्मा और इलाहाबाद जी, यहाँ मैं नहीं हो सकता कि एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। कमीशन के अधिकारियों को सड़क पे लेके आइए और उनका सड़क पे इलाज करेंगे। उनका इंसाफ सड़क पे नहीं हो सकता। नहीं, ये तो कोई समाधान नहीं है। हाँ बिल्कुल राज शर्मा जी, और इसमें एक बात मैं ये ऐड करना चाहूंगा, जो उन्होंने, भाई मैं एक छोटा सी बात और अपने बड़े भाई से पूछना चाहूंगा। राज शर्मा भाई, जब आप इस वोटर लिस्ट के लिए एसआईआर के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने बिना किसी बातों के, बिना किसी डिस्कशन के पार्लियामेंट से 8 प्रोविजंस पास कर दिए। अब बताइए, वो अगर हम मेरे एक आम नागरिक के नुकसान के लिए होंगे तो मैं किसके पास जाऊं? मैंने आपको वोट दी है, आपको जिम्मेदारी दी है कि मेरी तरफ से जाके आप संसद में जरा कीजिए। बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी किसकी हो? राज शर्मा जी, समाधान। मैं कहता, पहला तो जवाब मैं देता हूं। जो भी इलेक्शन, चुनाव आयोग में जो वोटर, वो चुनाव आयोग छोड़िए, जो वोटर में गड़बड़ी होती है वो जस्ट बिकॉज ऑफ बीएलओ होती है। मेरे पास आज भी एक मेरे शख्स का वोट डॉक्टर है, जोधपुर से करता है कि मेरी वाइफ टीचर है, छोटे बच्चे हैं, उसे बीएलओ बना दिया। एक और बात है, बीएलओ वो क्या करेगी टीचर, इधर उधर से नाम डालेगी, घर भागेगी। इसका सबसे अच्छा तरीका हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन बीएलओ को अलग से, वो किसी डिपार्टमेंट के ना हो, जब आप ही को यहाँ पे एंकरिंग करनी, आप ही को न्यूज लिखनी, आप ही को सब कुछ करना, फील्ड में जाना, 100% अपना रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो सकते आप। पहली बात। दूसरी बात, आपने क्या बोली थी? आपकी सरकारें हैं, आपकी सरकारें, जहां आपकी सरकारें, मैं बस इतना जानना चाहता हूं वहां आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते? चलो मैं ये भी नहीं जानना चाहते आप क्या कर रहे हैं, आप करना क्या चाहते हैं, कितना मुझे बता दीजिए तो मुझे भरोसा हो जाएगा। ना इलाहाबाद भाई जी ने कहा कि जमाने में उसी को है जो इधर का लगता रहे उधर का हो जाए। कुछ बातें थोड़ी सी संयम पे रहे तो अच्छा है, लेकिन मैं ऐसा प्रवक्ता हूं जो अपने ये आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि अगर मेरी बात या मेरी जो मैं भेजूंगा मेरे नेता को जाए, जो चैरिटी बिगन्स एट होम, हम अपने स्टेटों से शुरू करेंगे। करनी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, रेखा खींचनी चाहिए। बिल्कुल। अगर क्या इस देश को यही संदेश देंगे कि इलाहाबाद जी सिर्फ आप मुझे गाली दो मैं आपको दूं? आप यहाँ विश्लेषक हो, आपने जो सवाल पूछे मैं आपको सैल्यूट करता हूं,
अच्छे अच्छे नहीं पूछते। नहीं बिल्कुल। और राज शर्मा जी एक सवाल और है, जो डाटा राहुल गांधी जी ने पेश किया कि भैया एक ही पते पर इतने सारे वोटर्स हैं, तो मेरा मानना तो यह है कि अगर आप किसी ग्रामीण इलाके में जाएंगे, हालांकि हमारे इधर तो सब कुछ विकास वगैरह हो चुका है, तो हर किसी के आधार कार्ड पर, पहचान पत्र पर मकान नंबर पड़ा हुआ है, आपको लगता है कि ग्रामीण इलाके में सभी के उस पर मकान नंबर अलग से पड़ा होगा? मैं एक और बात बताता हूं आपको, अब दो बातें कह रहा हूं। कल चुनाव आयोग के जो कमिश्नर ने बोला था देश का नागरिक होना चाहिए, अगर वो लैंप के नीचे भी पड़ रहा है उसका वोट बनना चाहिए, घर होना जरूरी नहीं है, ये झूठ है। अगर सच है तो ज्ञानेश जी सीनियर हैं आईए से, ज्यादा उम्र में मेरे से बड़े नहीं होंगे, मेरा दिल्ली के नाथ प्लेस पर बना दे, मैं लैंप के नीचे पड़ता हुआ दिख जाऊंगा। दूसरी बात, दूसरी जो आप कह रहे हो, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि वोट पे जो वोट है वो ऐसे बनना चाहिए बिल्कुल देख के सही, बिल्कुल सही। हम लोग क्या करते हैं आजकल, जो आप बता बीजेपी कैसे करा रही है, फिर मेरे यहाँ का पन्ना प्रमुख है, मेरा तो वोट इसलिए नहीं काट पाती, बीएलओ को हाजिरी है, पंडित जी के घर आओ हमें बताओ, मेरा वोटर कार्ड उसने सभासद को दे दिया था। मैंने कहा काय, वाई यू हैव गिवन हिम, मुझे दीजिए, आप काम लीजिए। यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि जो बीएलओ है वो टीचर है, उसको पढ़ाना भी है, उसको इब्राहिम मलिक के घर जाना है, एलावत साहब के घर जाना है, पुष्पेंद्र भाई के जाना है, मेरे भी घर जाना है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जो राहुल जी ने क्वेश्चन अराइज करे, देखिए मैं कोई भी चीज पूछूं, कोई भी चीज चैनल पे बोलूं, आई एम नॉट 100%, बेसिकली नो वन इज 100%। मैं कोई खुदा नहीं हूं, मैं कोई हनुमान नहीं हूं, है ना तो मोदी जी हनुमान है ना राहुल जी हैं। आप अपनी बात कहोगे उसमें 10-20% गलत भी हो। नहीं बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उसको मत जाओ। हाँ, मैं एक बार मलिक साहब से भी समाधान जान लेता हूं, लेकिन राज शर्मा जी अगर मैं अपने पहचान पत्र के बारे में बताऊं तो कांग्रेस की सरकार में ही बना है, तो कांग्रेस का धन्यवाद भी है मेरी तरफ से। तो दूसरा ये भी है कि हमें उस समय जानकारी भी नहीं होती थी बीएलओ क्या चीज है, ठीक है, तो आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है वो ही अपना बनवा के निकल जाते थे, ठीक है, ये भी चीज है। अब मलिक साहब आप बता दीजिए, राज शर्मा जी ने तो बता दिया समाधान क्या कुछ है, आप बता दीजिए क्या कुछ समाधान है इस पूरे मामले का। जी देखिए, ना तो मुद्दा है ना इसका कोई समाधान है, जिस तरीके से मुद्दा भी बड़ा है, मुद्दा तो बड़ा है, अगर मुद्दा बड़ा ना होता तो पूरे देश में हलचल क्यों होती? मलिक साहब, जो पार्टी भारत सरकार है इस बार उनको मुद्दा नहीं दिख रहा। भैया बीच में मत बोलिए, राज शर्मा जी शांत बैठ जाइए, ठीक है डिबेट कर रहे ठीक है मलिक साहब बोलिए। बदतमीजी ये मेरे साथ मत करिए, नहीं बदतमीजी कोई नहीं कर रहा, ठीक है, आप बोलने का काम करो, शांति से एकदम बैठ जाइए। ठीक है बोलिए। बोलिए। अच्छा गुस्सा मत हुआ करो। देखिए जहां तक ये एक तरीके से जो इनका सेल्फ क्रिएटेड मुद्दा है, अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कर रहे हैं। और रही बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ड्यूटीज हैं उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निश्चित रूप से निभा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन आप अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाते हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर चीखने चिल्लाने का काम करें, लोकतंत्र पे हमला करें। मैं समझता हूँ ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है, कोई संविधान का नहीं कहता। ये आज का क्वेश्चन पेपर है। राज शर्मा जी प्लीज बीच में मत बोलिए। क्या राहुल गांधी जी ने यही सिखा के आपको भेजा? अरे नहीं पर्सनली मत जाइए, अब यही तो बात कर रहे थे कि एक दूसरे पर जो आरोप लगा रहे हैं इन पर समाधान कैसे हो, बन के रहना, ठीक है, यही चल रहा था। बहुत छोटी उम्र के हो, ठीक है राज शर्मा जी प्लीज शांत हो जाइए। तुम्हारी उम्र का बेटा है मेरा। राज शर्मा जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज, तुमसे साल भर बड़ा होगा। ठीक है और सुनो, तुम्हारे जैसे बेरोजगार नहीं है, मेरा बेटा पन्ना प्रमुख नहीं है। ये बदतमीजी मेरे से मत करिए, यही मेरी इलाहाबाद साहब ये दिक्कत है। अच्छा ठीक है राज शर्मा जी, ठीक है राज शर्मा शांत हो जाइए नहीं देखिए मैं बड़े प्यार से सवाल कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार सुन लीजिए। मलिक साहब सीधा सा सवाल ये है, मलिक साहब प्लीज, बातचीत और इस प्रकार की भाषा, ठीक है मलिक साहब प्लीज सुन लीजिए। मलिक साहब सवाल ये है कि विपक्ष को कैसे संतुष्ट करोगे आप? जी
नहीं, राहुल गांधी की जो बात है, मैंने राहुल गांधी पे कोई टिप्पणी भी नहीं की है। और रही बात राहुल गांधी की, अच्छे हैं, पारिवारिक मित्र हैं, इसमें हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन मेरी उन्हें शुभकामनाएं भी है, लेकिन मुद्दों पे बात करें, किसान और विकास पे बात करें तो शायद बेहतर होगा। लेकिन नहीं मलिक साहब, बिल्कुल सवाल यही है कि अगर सामने वाला इंसान, मलिक साहब ठीक नहीं है। हाँ मलिक साहब, अगर सामने वाला इंसान निराधार गलत है तो आपका कर्तव्य बनता है कि हम उसे सही बताएं, सही क्या है। तो वही बता रहा हूं मैं, आप कैसे विश्वास दिलाओगे उसे? जी हाँ देखिए, मेरे कुछ सवाल हैं, उनका जवाब या तो राज शर्मा जी दे दें या जिसे ज्यादा उत्सुकता हो देने की वो दे दे, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये मुद्दे 2014 से पहले क्यों नहीं उठे थे? वोट चोरी, मैंने वोट चोरी का नाम 2014 से पहले नहीं सुना। मैंने किसी रूप में ईवीएम का नाम भी, ईवीएम खराब है, 2014 से पहले हमने नहीं सुना। अब ये 1-2 किताबों को रेफर करें, उस चीज से कोई लाभ नहीं है। मैं तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूँ, एक आध किताबों को रेफर करने का यहाँ मैं सवाल भी नहीं पूछ रहा हूँ। और इतना इतिहास हमें मालूम है, एक आध अगर किसी किताब को रेफर करें पर्टिकुलर चीजों को, उसका मैं अगर ये रेफर करेंगे मैं उसका भी जवाब दे दिया। देखिए, जहां तक विषय है जिस तरीके से ईवीएम का, इन्होंने पहले ईवीएम का मुद्दा बनाया वो शराब है, उसके बाद इन्होंने नया मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश की, जिस तरीके से चीखने चिल्लाने का, और स्पष्ट तरीके से एक ही बात कर रहे हैं लगातार ग्राउंड लेवल पे जाके कि भाई वोट चोरी हो रही है। कहाँ हो रही है वोट चोरी? किसकी वोट चोरी हो रही है? क्या जो मतदाता सूची अपडेट हो रही है वोट चोरी है? क्या जो इलेक्शन कमीशन वर्क कर रहा है वो वोट चोरी है? पर्सनल पावर पहले इस्तेमाल होती थी और उसके साथ मुझे इससे कोई परवाह नहीं, इस चीज को कहते हुए जिस तरीके से वोट पेटियां बहाने का काम नदियों में भी किया जाता था, एक तरीके से बहुत कुछ देखा वो तो चंडीगढ़ में भी देखा है। उसके साथ साथ 1975 से 77 के दौर में क्या अब नदी में नहीं बह रहे, कमरे में ही बह रहे हो। और कुछ लोग हैं अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने काउंटिंग कराई थी, मुझे राजनीतिक लाभ लेने वाले लोगों। अच्छा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने काउंटिंग कराई थी, जिसे उत्सुकता ज्यादा हो जवाब देते। ठीक है, मैं दे रहा हूं। शर्मा जी, हाँ बिल्कुल, आप इनका जवाब दे देना। और एक सवाल मेरा भी है, क्योंकि वोट चोरी को लेकर तमाम विपक्ष, कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता सभी एक हैं, लेकिन जहां पर कांग्रेस का विधायक है वहां से अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता ये आवाज उठा रहे हैं कि भैया वोट चोरी हुआ है, तो लोग उनको वहां पर पकड़ रहे हैं कि आपका तो विधायक है यार, आप क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ। इन्होंने सही कही कि पहले नदियों में पेटी फेंक दी जाती थी। हाँ। अब तो पता ही नहीं चलता कमरे में कहाँ पेटियां गायब हो जाती हैं, मगर ऊपर आसमान से कैमरा पकड़ लेता है। और तीसरी बात, अभी क्या हिसार हुआ वो सुप्रीम कोर्ट ने पानीपत सोनीपत में, इस पे मत बोलो। अब मैं एक बात कहता हूँ और मांग करता हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, पूरे एमपी सांसदों को बर्खास्त कर दे, दोबारा इलेक्शन हो बस। और अगर ना करें लीजिए तो 2-4 जगह के उसमें, जैसे वाराणसी, इसको भी रद्द कर दें। ठीक है, वाराणसी कर दें। आइवरल मलिक चाहते हैं रायबरेली कर दो, और बोलो लखनऊ कर दो, और बोलो सब कर दो, दूध का दूध पानी पानी कर दो भाई। अगर इसमें इधर उधर की बात नहीं होगी आज। आप आइवरल मलिक, क्योंकि यहाँ बीजेपी के प्रतिनिधि हैं, ये बोले जैसे मैंने कहा, देखे इलाहाबाद भाई 5-6 सीटों को कर दो, अमित शाह जी की, राजनाथ सिंह जी की, हैं, अमेठी या रायबरेली से ले लो एक। और सबसे पहले चैरिटी बिगन्स एट होम, वाराणसी से शुरू कर दो। मैं दावे के संग कहता हूं, दूध का दूध, पानी का पानी नहीं, जीवन में दूध और पानी आपस में पता चल जाएगा। बिल्कुल राजशर्मा जी, इलाहाबाद भाई कहीं गलत हो तो मुझे क्षमा करना। राजशर्मा जी, आप ये सोचते हैं कि इस तरीके से दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है, तो ठीक है, क्योंकि ये आपकी सोच है। लेकिन दूसरा ये कि आप हरियाणा में भी दूध का दूध पानी का पानी करवाने के लिए बोल रहे हैं, आप महाराष्ट्र में भी दूध का दूध पानी करवाने के लिए बोल रहे हैं, सब जगह का नहीं। बिल्कुल, आप दिल्ली में क्यों नहीं बोल रहे? इलेक्शन आप दिल्ली में क्यों नहीं बोल रहे? राजशर्मा जी, खत्म, क्या कहते हैं उसे शब्द को, निष्क्रिय कर दो। शर्मा जी, इस बार बूथ एजेंट बनिएगा जाकर। एक और, हाँ, इसका जवाब ले लो। बेटे, ये तेरी उम्र है, मैं तो उम्र हूँ, तेरी उम्र का तो मेरा बच्चा है, उसको भी नहीं बनने देता मैं बूथ एजेंट। देखिए, हम भी नहीं बने बूथ एजेंट। इलाहाबाद भाई, मैं ये बोल रहा हूँ, हम एक स्टेटस मेंटेन रखते हैं। आई एम ए जमत पर्सन, आई एम नॉट अ मैन हु विल बिकम एजेंट। आप बनो एजेंट, 2000-1500 रुपए के लिए
बूथ एजेंट इस बार बनो जाके। चल ठीक है, ठीक है, आप तो बनते हो ना। नहीं ठीक है, इन्हें रासलमान जी मेरा जवाब दीजिए, मेरा जवाब दीजिए। बदतमीजी मत करो। रासलमान प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखिए मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अच्छे से डिबेट क्या है, चलिए। क्या नहीं रासलमान है। जी मेरे ये सवाल का बोले- जवाब दे दीजिए आप। ये बोले तो इज्जत, पहले हम बोले तो पहले बदतमीजी। आप जो है सुन ग्राउंड लीजिए, पे सुन घूम लीजिए। लो और लुटिया दिल्ली में घूम लो, उसके बाद मेरी राजनीति नहीं, ठीक है, ठीक है। पता चल जाएगा। अरे, क्या मेरा है, सवाल क्या ये नहीं था। है। ठीक है। अगर मैं जो है रासलमान जी। मैं लंबा जाऊंगा वो ठीक भी ठीक है, ठीक है, आपकी हैसियत से मुझे क्या लेना देना। मेरा सवाल सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। हाँ, तो मुद्दे की बात None of my करो। business। ठीक है, शांत हो जाइए। आप क्या हो, none of my business। तो मैं उस चीज़ पे रासलमान जी, बोल सकता हूँ। रासलमान जी। राजनीतिक हैसियत इधर छोटे बच्चे हो, छोटी उम्र के हो, प्रवक्ता की हैसियत से रहते हो, बाकी none of my business। जिसे जनता चुनती है, जनता जिसका समर्थन करती है उसकी राजनीतिक हैसियत होती है। कितनी जनता आपका समर्थन करती है? फिर भूल रहे हो यार, 100 MP है, कैसे कह रहे हो, क्या कह रहे हो बताओ, फिर वही बात कर रहे हो। अच्छा ठीक और है। सुनो, रासलमान जी, आपके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का सेक्रेटरी भी हमने जितवाया। रासलमान जी, मेरे सवाल पर आ जिसको जाइए आप आप। चाह रहे थे वो हारा, आपके पास आंख से हाथ मिला के। मैं उस दिन दिल्ली था, हमने जितवाया, नहीं था। अरे हमने जितवाया। आपने कोई नहीं जितवाया, आपने कोई नहीं जितवाया, कोई नहीं राज जितवाया। प्रताप रूडी जी के जीतने का श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है अवरुल भाई, ये हमें मानना पड़ेगा। क्लब का याद रखिए। वरना आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान का बेटा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का एक बड़े महत्वपूर्ण पद पे हो सकता था, परंतु कांग्रेस पार्टी ने राज प्रताप रूडी जी को सपोर्ट किया। क्यों किया ये नहीं मालूम, पर हुआ तो। अच्छा, इनको पता ही नहीं होता एक्चुअली। ये देखो इब्राहिम, आपकी गलती अरे नहीं है। भैया, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जो दलगत राजनीति है इससे अलग हट के होता है, उसमें दलगत राजनीति नहीं होती, पहले ना मालूम होना चाहिए। अब ये जो यहाँ बैठ के बता रहे हैं, ये बात हम मान रहे हैं, पर हमें ये जानना ये है कि राजीव प्रताप रूडी जी ने, सोनिया गांधी जी ने क्या खास देखा। हाँ, ये बीजेपी के भी जो कई सारे सांसद थे वो भी वहां चले गए और सोनिया गांधी जी भी वहीं पे गई। क्या गलत दिखा उन्हें संजीव बालियान जी। चलिए ठीक है, एक ठीक है, किसान ठीक का है, बेटा वो ठीक है, ठीक है, इलेक्शन ठीक है, लड़ने ठीक गया, है, छोड़िए। ठीक है। रासलमान अगली जी, तरफ मेरा सवाल ये था। मेरा सवाल यही है आप दोनों से। ठीक है, प्लीज शांत हो जाइए, अब मेरा सवाल कर लीजिए। रासलमान जी, मेरा सवाल ये था कि अभी आपकी तरफ से कहा जा रहा है हरियाणा महाराष्ट्र, हरियाणा में दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, उसी तरह महाराष्ट्र में आप दिल्ली की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आपको दिल्ली में विश्वास है कि हमें वोट मिला ही नहीं होगा दिल्ली में? एक और बात ही नहीं समझ रहे। जहाँ की बात चल रही, मैं तो सब जगह, मैंने तो पूरे इंडिया की बात कर दी। एक बात बता दूं, मुझे कोई इच्छा नहीं है कुछ करने की जीवन में। वो कर दिया जो अच्छे पन्ना प्रमुख नहीं कर पाएंगे जीवन में। दिल्ली हो, बम्बे हो, कलकत्ता हो, मद्रास हो, भाई साहब मैं सारे शहरों का नाम नहीं ले सकता, क्षमा चाहता हूँ। सबका निष्क्रिय कर दो, खत्म। ठीक है, सारे MP खत्म, दोबारा इलेक्शन। राज भाई, पर ये आपकी पार्टी का वो एजेंडा तो नहीं है ना। समस्या तो ये है कि आप जो है पार्टी से बड़े नहीं हैं। आपकी पार्टी जो है ये इस बात पे कहीं भी नहीं खड़ी होती। अच्छा, मैं NRC की पॉलिसी कांग्रेस की देन है। NRC कौन लाया था, पॉलिसी किसने बनाई थी? इलाहाबाद भाई, मेरी बात सुन लीजिए। और इससे पीछे क्यों हटे आप? मैं कहूंगा, और इसको इन्होंने बीजेपी वालों ने इसको हाईजैक कर लिया। आपने क्यों हाईजैक होने दिया इनको? इतनी बढ़िया पॉलिसी आपकी NRC की, आपने इनको हाईजैक करने दे दिया। अब मुझे शिकायत अविरल भाई से ये है कि इन्होंने हाईजैक भी किया मुद्दा और उसके ऊपर काम नहीं किया। हमें विश्वास दिलाया गया कि देश UNRC की, मैं तो बहुत पढ़ता हूँ, UNRC भी बताता है कि घुसपैठिए हैं भारत में, इलीगल घुसपैठिए हैं, और बीजेपी भी यही मुद्दा उठाती रही। और राज भाई, ये पॉलिसी अगर कांग्रेस लाई थी तो इसका मतलब कांग्रेस को भी ये विश्वास है कि देश के अंदर गलत लोग हैं जो गलत तरीके से वोटिंग डाल दें। हमारी डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा सैबोटाज है ये। जो व्यक्ति देश का नागरिक नहीं है वो देश के प्रतिनिधि को चुनने के लिए वोट कैसे दे सकता है? और आप ही की पार्टी इसके लिए नीति लेके आई, NRC, नेशनल सिटीजन वो NRC। हाँ, लेकिन इलाहाबाद जी, आप कह रहे हैं कि जो देश का नागरिक नहीं है वो, बीजेपी ने इसे क्रियान्वित क्यों नहीं किया? नहीं, बिल्कुल। आप जब हैं और आपकी कहीं कहीं सरकार है, तो आपका एक भी प्रवक्ता, राज भाई मैं कई जगह जा चुका हूँ, NRC अपनी जबान से नहीं निकालता
इस शब्द को यूज तक नहीं करना चाहता, ऐसा क्यों? हाँ, और एलावत जी, अभी आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे देश का नागरिक ही नहीं है वो प्रत्याशी चुनने के लिए वोट डाल रहा है, लेकिन चुनाव आयोग तो ये बोला है कि अगर कोई भी वोट करेगा उसे अपनी राष्ट्रीयता दिखानी पड़ेगी पहले। तो ये चीजें मतलब बनी है वाकई? ये जिम्मेदारी किसकी है? जो सत्ता में है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, क्या उसके पास हथियार कम है? क्या उसके पास अमला कम है? क्या उसके पास अफसरों की कमी है? जो ममता बनर्जी कांग्रेस की पार्ट हुआ करती थी और वो बहुत पहले से संसद में उनके भाषण हैं, घुसपैठियों के विषय में उनके विचार क्या थे और आज उनके विचार देखिए। क्या एक आम नागरिक, मैं एक आम नागरिक हूँ राज भाई, मैं किसी पार्टी से मुझे कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर की कृपा से मैं बहुत मेहनती आदमी हूँ, एक श्रमिक आदमी हूँ और श्रम के दम पे मैं कमा लूंगा, अपने बच्चों को खिला दूंगा। एक बात मैं जानना चाहता हूँ आप दोनों प्रमुख पार्टियों से, देश में जब मेरे बच्चों का हिस्सा खाने के लिए घुसपैठिए घुस आए हैं और हमारी वोट तक को चोरी कर रहे हैं, आप दोनों का सॉल्यूशन क्या है? बहुत अच्छी बात कही। क्या अभी बिहार में सर हुआ, हालांकि सर के बारे में कहता हूं, मैं तो जीवन में पढ़ता था सर, जब सर्विस में थे तब सर, अब तो सर सबको भी इन्होंने बदनाम कर दिया। चलो ये तो हुई बात अलग। मैं ये कहता हूं कि इन्होंने जो एज पर भारतीय जनता पार्टी का ये जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो घूसपेटियों को हटाने के लिए करने चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि जो 65-70 लाख वोटों को इन्होंने हटा दिया, तो ये कहें कि बिहार में 65 लाख लोग घूसपेटिया थे। घूसपेटिया ज्यादा नहीं होंगे, ये तो बात सुनिए, 1000, 2000, 3000 सबको करिए। इसके लिए हल्ला नहीं मचाना, दुश्मन को मारने के लिए हल्ला नहीं मचाना, हत्या करिए। LIU है, रॉ है, सब है। और एक और बात बता दूं आपको, देश, मेरा देश की सेना, मेरे देश की रॉ, LIU इस सृष्टि में सबसे ज्यादा ताकतवर है। सिर्फ समझने की जरूरत है दोस्त। मैं कह रहा हूं, अभी आपने एक बात कही, आपकी पार्टी का एजेंडा नहीं है। अगर मेरी पार्टी का एजेंडा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी मन की बात भी ना कह पाऊं। मेरे देश का अभिभावक जब मन की बात कहता हो तो शायद लोगों को पसंद ना आती हो, उनके मतलब की ना हो, लेकिन मैं जो अपने मन की बात कहूंगा उसको कोई व्यक्ति अगर जुटलाएगा तो सीने पे हाथ रखना पड़ेगा। देश की जनता की आवाज क्यों नहीं सुन रही है हमारी विपक्षी पार्टी और हमारे अविरोध भाई जो सत्ता में है? आप दोनों के लिए हम ही लोगों ने वोट किया है। ऐसा हो सकता है मेरे परिवार के कुछ लोगों ने बीजेपी को वोट किया और ऐसा हो सकता है मेरे परिवार के कुछ लोगों ने कांग्रेस को वोट किया। बिल्कुल सही बात। उम्मीद आप दोनों से ही है। मैं ये जानना चाहता हूं, समस्या को आप दोनों मानते हैं? अब मानते तो एक बात, इस बात के तो हम सब सहमत हैं। अविरोध भाई आप भी सहमत है, पुष्पेंद्र भाई आप भी सहमत है कि देश में डिवोर्स है। मैं ये जानना चाहता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ एवरल मलिक से और पुष्पेंद्र भाई कि दुनिया में कुछ बने न बने एक कानून बन जाए कि गुस्सा भी हो तो मुस्कुरा के कहना। जैसे कहावत है, हंस तो बहुत रहे हो प्रधानमंत्री जी, कभी खुश भी हो लिया करो। तो यहाँ गुस्सा मत हो एवरल मलिक, आज आप सरकार में हैं। अगर आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी से कुछ सीखा नहीं सीखा? उन्होंने क्या कहा कि मैंने सदन पे नेहरू जी की खिंचाई करी, तो और जब सेंट्रल हॉल में मिले तो नेहरू जी ने कहा बोले तो बहुत बताओ। आज कैसे बताइए? अभी मैं एक वीडियो देख रहा था और कि नरेंद्र मोदी साहब आडवाणी जी के पैर छू रहे और उसके बाद बिना पैर छुए चले गए। याद रखना, मनसा वाचा कर्मा। ठीक है, जो बोलती हूँ जो समय थोड़ा कम है। मलिक साहब अभी इलाहाबाद जी की बात का जवाब दे दीजिए। ये तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे मलिक साहब। जी देखिए, राज शर्मा जी, इलाहाबाद जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, देखिए मैं नंबर 1 तो पढ़ता नहीं है। नंबर 2, जहां तक विषय है इनके सवाल क्या है, असल मुद्दे पे न बात करनी चाहिए। अगर ये बात करें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, अगर प्रारंभ करें बात को, फिर इलेक्शन कमीशन पे ले जाए। अब देखिए इलाहाबाद जी, आपको मेरी बात पसंद आए ना आए, मैं अपने विचार रखूंगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ छोटे भाई हो वैसे तो आप अविरोध भाई, पर मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि हमारी सरकार भाई 11 साल से आप केंद्र में हैं और उत्तर प्रदेश में भी आप 7 साल मलिक साहब और देश के अलग अलग हिस्सों में भी आपकी प्रमुखता से आपकी सरकार है। मैं आपका वोटर हूँ अविरोध भाई, मैं आपका वोटर हूँ, सपोर्टर भी हूँ। आपके बीच में नहीं बोला था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि
देश के इलेक्टोरल प्रोसेस को ठीक करने के लिए बीजेपी ने क्या किया? आपको बोलना आप बोल लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपको बोलना है बोलिए। हाँ मलिक साहब, यही मलिक साहब, अभी अभी जो SIR वाला जो मैटर चल रहा है और जो सत्यापन है, वो सत्यापन हो रहा है, और अगर ये बात मानी भी जा रही है कि भाई वाकई बिहार के अंदर घुसपैठिए हैं, तो आप उनकी जो वोट है वो निरस्त की जा रही है, तो क्या सिर्फ जो वोट है वो निरस्त की जा रही है, फिर उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा, पकड़ा भी जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर कट है। अच्छा ये बता दो, इलाहाबाद जी को सर्टिफिकेट दो, इलाहाबाद जी को यही सर्टिफिकेट दे दो, देश का गद्दार। नहीं रसराज जी प्लीज, अरे दे दो, देश का गद्दार पाकिस्तानी। समय कम है, मुद्दे की बात करें। कह दो घुसपैठिए को नहीं बख्शा जाएगा, हमने कह दिया। आप कह दो इलाहाबाद जी घुसपैठिया है, ठीक है, समय कम है। अभिषेक अहलावत जी, राज शर्मा जी और अविरल मलिक साहब, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरीके से फिलहाल देश में राजनीति चल रही है और राहुल गांधी वर्सेस चुनाव आयोग का ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से वोट चोरी के लगातार आरोप लगाए हैं और कई बार आरोप लगाए हैं, उन्होंने यहां तक कहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा है। जवाब में चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और साफ तौर पर कहा जाता है कि या तो राहुल गांधी 7 दिन के अंदर माफी मांगे या फिर हल्फनामा दाखिल करें। इसके अलावा तीसरा कोई भी ऑप्शन राहुल गांधी के पास नहीं है। हालांकि उन्होंने ये बात राहुल गांधी का नाम लिए बिना सारी बात कही है, लेकिन सीधा सा मतलब यही है कि जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं और जो आरोप लगा रहे हैं वो फिलहाल विपक्ष में सबसे बड़े नेता राहुल गांधी। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।